हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही पुख्ता जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा उससे आपके समय और पैसा दोनों बचने वाला है और आप गलत फहमियों से बाहर आने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपके ऊपर मैट्रिमोनियल विवादों में कई सारे केस होते हैं, 498A, 125 DV और कई बार और भी क्रिमिनल केसेज आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं। अब बहुत समय से YouTube पर हमने भी और बाकी के जो लोग YouTube पर अवेलेबल हैं उन्होंने भी अपने अपने चैनल पर काउंटर केसेज के विषय में बताया। अब दोस्तों काउंटर केसेज के बारे में लोगों को जानकारी तो हो गई कि भाई कानून ये भी है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कानून ये भी है हम ऐसा भी कर सकते हैं, कानून ये भी है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोज में आपको खुल करके बताया कि कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत आप काउंटर केसेज फाइल कर सकते हैं विपक्षी पार्टी पर, और इसके लिए कई सारे वीडियोज बनाए गए हैं अलग अलग एंगल से। एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने 14 सेक्शंस बताए थे जिनके अंतर्गत आप काउंटर केसेज फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इन काउंटर केसेज को लेकर जो प्रैक्टिकल समस्या लोगों के सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोग अपना समय धन भी बर्बाद कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, प्रताड़ित भी हो रहे हैं, वो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत ही डार्क साइड है काउंटर केसेज का, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद सोच समझ करके कोई कदम आपको उठाना है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि वीडियो में आपको क्या बताया जा रहा है। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसा कोई वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों बताता हूं खुल करके कि आपसे मैं आज क्या कहना चाहता हूं। अब दोस्तों आपके ऊपर हो गए बहुत सारे केसेज। अब आपने वकील साहब से संपर्क किया और आपने बहुत सारी नॉलेज भी गूगल और यूट्यूब से ले ली थी कि भाई अपने को काउंटर केसेज करना चाहिए, और आपने सामने से जाकर के काउंटर केसेज कर दिए। अब दोस्तों लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपने काउंटर केस क्या किए। अब आज के समय में जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे काउंटर केस डाल देते हैं। लाइक किसी ने डिफेमेशन डाल दिया, किसी ने एक्सटॉर्शन डाल दिया, किसी ने मारपिटाई डाल दी, किसी ने धमकी दे दी डाल दिया है ना, और किसी ने डाल दिया कि मेरी पत्नी चोरी करके भाग गई है, गहने लेकर के चली गई है। तो ये सारे इस प्रकार के छोटे छोटे काउंटर केसेज आप लोग जाकर के दर्ज कर रहे हो। अब दोस्तों होता क्या है कि ये इतने छोटे लेवल के काउंटर केसेज होते हैं कि इनसे प्रेशर तो सामने वाले पे क्या बनना था, आप ही प्रेशर में आ गए। आप कैसे प्रेशर में आ गए? क्योंकि पैरवी तो आपको भी करनी पड़ रही है और वकील साहब आपको भी नियुक्त करने पड़ रहे हैं, पैसा भी आपका खर्च हो रहा है, उन केसेस की डेट पे भी आप जा रहे हो, और बहुत सारे केसेस जिनका नेचर ट्रांसफर वाला है उन्हें वाइफ अपने प्लेस पे ट्रांसफर भी करा लेती है, तो दूरी ज्यादा है तो अपने ही केस के लिए फिर आप वहां पे दौड़ भी लगा रहे हो। तो दोस्तों प्रताड़ना आपकी हो रही है, और अगर वो केस डिसाइड भी हो जाते हैं तो उसका कुछ ज्यादा जाने वाला नहीं है। जो बहुत ही छोटे नेचर के केस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं या फिर उनमें पेनल्टी लग जाती है, ऐसा होता है बाद में, और उतना लंबा आपको चलाना भी नहीं है कि आपको उसका पूरा ट्रायल लड़ना है। आपने तो केस को इसलिए डाला था कि सामने वाले पे दबाव आए और वो सेटलमेंट पे आ जाए। तो क्या इन जरा जरा से केसेस से वो दबाव में आ जाएगा, सेटलमेंट पे आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। ये उल्टा आप ही के सिर पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, आपका पैसा जहां 5 रुपए खर्च हो रहे हैं वहां 10 रुपए खर्च होने लगेंगे। और अभी कल ही एक भाई ने मेरे को एक जजमेंट भेजा है जिससे मैं इंस्पायर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए। उसने बोला सर मैंने केस डाल दिया था अपनी वाइफ पर दहेज देने का, कि दहेज देना भी अपराध है, उसने केस डाल दिया और वो खारिज हो गया। तो उसका रिप्लाई मैंने यही लिखा था कि भाई अगर ऐसे काउंटर केस एक्सेप्ट होने लग जाएं तो बात ही क्या होगी। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। काउंटर केसेस पे कहना तो बड़ा आसान बात है, ये कर दो वो कर दो, लेकिन उसे कोर्ट के अंदर स्टैंड करना एक बहुत अलग बात है, एक रेयर बात है, टेक्निकल बात है, और इतना आसान नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो कि एक सिंपल सी आपने वो परिवाद बना लिया और जाकर के कोर्ट में डाल दिया और आपको बहुत बड़ा रिलीफ ले लोगे। नहीं होगा ऐसा। आपको परिवाद भी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसकी एक एक लाइन आपको फिल्टर करके लिखनी पड़ेगी। कई सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि सर ये तो बताओ काउंटर केस कौन सी धाराओं में करें। नहीं बताया जा सकता, ये जनरलाइज नहीं है, ये आपके मामले पे डिपेंड करता है। आपके सारे कागज टेबल पे रख के बैठा जाएगा, तब जाकर के वो चीज निकल के आएगी कि आपको किन धाराओं के अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। और जो काउंटर केसेज एक्चुअल में बनते हैं उसका लेवल वो होना चाहिए कि वो 498A को टक्कर दे सके, यानी कि उतना दबाव क्रिएट कर सके अपोजिट पार्टी पे, तब जाके आपको कोई रिलीफ मिलेगा। अगर आप इस तरह से करते हैं, उस भाई ने जिसकी मैं बात बता रहा हूं उसने दहेज देने का जो केस था उसके लिए 156(3) फाइल कर दी थी। अब उसने कौन सी अप्रोच अपनाई मेरी समझ से बाहर है, लेकिन वो खारिज हो गया और खारिज होना ही था। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अगर आप इस प्रकार की चीज लेके आ रहे हैं कि दहेज देना अपराध है और उसके आधार पे किसी पर केस करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको बहुत सारे सेक्शंस के साथ मर्ज करके बनाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टैंड करेगा। सोल आप कंप्लेंट लेकर के आ गए कि भाई उन्होंने दहेज दिया था, ये अपराध है, और आपको लग रहा है उसमें FIR दर्ज हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब आप इतना इस तरीके से सोच रहे हो
देखिए ऐसा है, यूट्यूब पर गूगल पर ज्ञान लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो चीज गलत डायरेक्शन में जाने लगे तो फिर उसको सही डायरेक्शन देने के लिए भी वीडियो आने बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप सब लोग अलग अलग जगहों पे बैठते हो, हर एक की आर्थिक स्थिति भी अलग अलग है। हर एक के लिए संभव नहीं होता कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हर एक के लिए संभव नहीं है कि वो 500 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरे के प्लेस पे केस लड़ने के लिए जाए। इसलिए आप मेरी बात को समझिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। या तो आप काउंटर केसेज में मत जाइए, और अगर आप काउंटर केसेज में जा रहे हैं तो पहले पुख्ता कर लीजिए कि जिन काउंटर केसेज में आप जा रहे हो उनसे कुछ रिलीफ भी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको कल की बात बताता हूं। सिंपली हमने एक मदर इन लॉ की तरफ से डॉटर इन लॉ पर केस डाला। अब जब वो केस फाइलिंग हुई तो जो जज साहब थे वो बोले कि ये बताओ कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पर केस डाल भी सकती है या नहीं। मैं बिल्कुल डाल सकती है, क्यों नहीं डाल सकती। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, ऐसी कोई रूलिंग है, ऐसी कोई रूलिंग है तो आप मुझे पहले रूलिंग दो, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपका केस एडमिट करूंगा। तो मैंने बताया उनको कि भाई बहुत सारी रूलिंग्स हैं। फिर उसके बाद मैंने उनको 2 रूलिंग दी, एक दिल्ली हाई कोर्ट की थी, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की थी, तब जाकर के वो केस एडमिट हो पाया। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पर केस डाल सकती है, लेकिन उसके बाद भी देखो टेक्निकल अड़ंगा पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं जी पहले आप मुझे दिखाओ, उसके बाद ही मैं करूंगा। तो दोस्तों, जब इतनी कॉमन सी बात के लिए रूलिंग मांगी जा सकती है आपसे, तो जब आप इतना टेक्निकल में जाओगे, जो चीज प्रैक्टिकल है ही नहीं, दहेज देना अपराध है ठीक है, लेकिन कितने मामले दर्ज होते हैं इसमें ऐसे। तो ऐसे मामले को जब आप लेकर के जाओगे तो इतना आसान है क्या कि जाकर के और आपने फटाफट करा दिया और हो गया। नहीं, काउंटर केसेस पति की तरफ से स्टैंड करना इज रियली टफ। और सिर्फ स्टैंड करना नहीं है, उसके बाद उसको रिलीफ भी चाहिए, सामने वाले पे प्रेशर भी बनाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के छोटे छोटे काउंटर केसेस डाल करके अनावश्यक रूप से नंबर ऑफ केसेस बढ़ा करके आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी जो प्रताड़ना है, आपका जो हैरेसमेंट है वो और बढ़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। जो काउंटर केसेस होते हैं, काउंटर केसेस डालने हैं अपने को, लेकिन तभी डालने हैं अगर एक्चुअल में आपके पास कुछ एविडेंस है, एक्चुअल में वो स्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए जिस भी प्रोफेशनल की आप राय ले रहे हैं उससे खुल करके इस बारे में डिस्कस कीजिए कि ये काउंटर केस स्टैंड भी कर सकता है या नहीं। ऐसा ना हो काउंटर केस आप डालें, पैसा भी लगाएं और उसके बाद वो काउंटर केस खारिज हो जाए या फिर आप ही के अगेंस्ट चला जाए या फिर विपक्षिनी उसको अपने प्लेस पर ट्रांसफर करा ले। फिर तो दोस्तों ये आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। तो इसलिए सोच समझ के आपको काउंटर केस करना है। ये बिल्कुल सही है कि काउंटर केसेस से आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन काउंटर केसेस करना कैसे, कौन सा करना है, क्या एक्चुअल में बन सकता है या नहीं, क्या एक्चुअल में रिलीफ मिलेगा या नहीं, वो आपको पहले समझना है। और दूसरा, काउंटर केसेस सबके लिए कॉमन नहीं हो सकते। ये हर एक मैटर पे डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शंस में निकल सकते हैं। उसके लिए प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, आपके सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे कागज का विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर के पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको रिलीफ कहां और किस धाराओं के काउंटर केसेस से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी बात काउंटर केसेस के बारे में समझ चुके हैं। और अब जो आप एक क्वेश्चंस बार बार करते हैं कि सर हमें कौन सी धाराओं में काउंटर केसेस डालने चाहिए, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा और वो क्वेश्चन का समाधान हो गया है। ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, ये जनरलाइज नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप फ्यूचर में जब भी कोई काउंटर केसेस करेंगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही काउंटर केसेस में जाएंगे और अपना किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।